पहले कि मैं असद साहब को बुलाऊं, मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा कि खुद ब खुद टूट कर गिरती नहीं जंजीर कभी, खुद ब खुद टूट कर गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। तो हम सब जो इस रूम में हैं, इफ वी बिलीव, इफ वी यूनाइट, तो आई फर्मली बिलीव कि प्रोफेशनल्स कैन ब्रिंग अ बिग चेंज। तो असद साहब को बुलाऊंगा और आई हैवंट टोल्ड माय नेम इज आल्सो असद सर, प्लीज। नाम अच्छा है, थैंक यू सर। मतलब भी बता दे क्या होता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जस्ट फ्यू कमेंट्स, इंसाफ प्रोफेशनल फोरम एंड फैसल मलिक and these tigers who are doing this amazing work. इन्होंने मुझे इनवाइट किया था लॉन्च सेरेमनी में भी इंसाफ प्रोफेशनल फोरम के, एंड उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि it's a fantastic initiative. This is, most people in this room have traditionally been not associated with the political process, and that to me is one of the fundamental problems of Pakistan. The best educated, the most sincere, the most honest disengaged with the political process. So anything which gets them engaged is a fantastic initiative. Well done, Faisal and the team. नादिर लगारी साहब ने भी आपके सामने बातें की, एंड बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। हम लोग थे आरिफ अलवी साहब के घर के डिनर पे, जस्ट बीन अनाउंस्ड एज पीटीआई सिंध प्रेसिडेंट, एंड इन्होंने ये जुमला बोला कि असद इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं करनी है। आई टोल्ड हिम, नादिर, यू मेड माय इवनिंग, सो I thought more about it. It's more than just the evening. I think it's a fantastic approach. It's great to hear thinking like this. Right, ji. Coming to the topic, and by the way, I'm feeling very bad here. The people standing there, but I guess I shouldn't feel bad. Maybe to khada. That's okay. We all are feeling good. That's okay. Right, ji. सवाल इन्होंने ये कहा कि जी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को जैसे नादिर ने कहा कि सिर्फ अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, उसके बाद आपने कुछ एजेंडा भी रखना है, तो करना क्या चाहते हैं? और ये मेरी पर्सनल व्यूज़ हैं। जैसे इन्होंने कहा कि ये दावत जो उन्होंने मुझे दी थी उस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर भी नहीं था, और so therefore this is not necessarily an official party position, but I think what you'll find is a great degree of overlap between what Pakistan Tehreek-e-Insaf is all about and what I think Pakistan needs to be. Fundamentally, Pakistan today is not a just society. इस मुल्क में इंसाफ नहीं। I think none of us can deny that, even though इस कमरे में जितने भी लोग मौजूद हैं, I hope they all recognize that we are beneficiary of that lack of justice. This fundamentally unjust society. By definition, अगर आप इस कमरे में बैठे हैं, आपने अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो you are beneficiary. Just सिर्फ एक, we'll go into the details of it later, but just सिर्फ एक aspect देखें जो आपने education system का apartheid create किया हुआ है। आपने 99% पाकिस्तान को तो लिटरली उस रेस से ही निकाल दिया कि जिसमें आपके और मेरे बच्चे compete करते हैं, by just simply not providing them with the education that is required to compete. But I'll talk about the overall, what in my opinion इस unjust society को एक just society बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, और उसके क्या ब्रॉड उसके कॉन्टोर्स क्या हो सकते हैं। लिमिटेड टाइम में हम डिटेल एजेंडा के अंदर तो नहीं जाएंगे, और हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसी चीजें हों जो आपके ख्याल में से ज्यादा जरूरी हो, एंड लव टू हियर दैट। आप बाद में जब कमेंट्स देंगे, आई विल शेयर माय व्यूज विद यू, एंड आई होप विल बी दैट यू विल शेयर योर व्यूज विद मी एंड हेल्प मी टू एनरिच माय थिंकिंग। फर्स्ट, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से है, बिजनेस से ताल्लुक रहा है, तो आई स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। माशी इंसाफ पैदा करने के लिए मुल्क में हमें क्या करने की जरूरत है, इसको मैं दो ब्रॉड एरियाज के अंदर ब्रेक डाउन करूंगा। पहला, जिसको मैं कह रहा हूं कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फिस्कल रिलेशनशिप, जो शहरी और रियासत के दरमियान जो राब्ता है थ्रू द फिस्कल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट, जो
जैसे टैक्स वसूल किए जाते हैं और जो अखराजात किए जाते हैं, उससे अच्छा आपको एग्जाम्पल ऑफ द लैक ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी शायद ना मिल सके। टैक्स की साइड के ऊपर अगर आप देखें, heavily skewed in favor of indirect taxation, which by definition means it's regressive taxation. अभी मैं एक टेलीविजन प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो बस में सफर करने वाला टैक्स है, तो उसने कहा नहीं, वो बस के टिकट के ऊपर तो टैक्स नहीं है, बिकॉज वो आउटसाइड का टैक्स नहीं है, लेकिन मैंने कहा उसमें जो डीजल डलवाता है उसके अंदर वो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और टैक्सेस देता है वो गरीब तरीन आदमी पे कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स के ऊपर अगर आप आ जाएं तो वो डायरेक्ट टैक्स जो है इट इज हेवीली फोकस्ड ऑन अ वेरी वेरी नैरो सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड वेरी फ्यू पीपल इन द कंट्री एंड लार्ज स्वॉथ्स ऑफ द इकोनॉमी, बड़े बड़े हिस्से मईशत के इस इफेक्टिव टैक्सेशन नेक्स्ट से बाहर। मैं कई दफा ये एग्जांपल दे चुका हूँ, अब तो उसकी जॉब भी बदल गई है, बट एक पर्टिकुलर मैं एग्जांपल दिया करता था और अंगी से आता था हमारा अकाउंट्स पेपर का क्लार्क, 2 मिनी बसें बदल के वो दफ्तर पहुंचता था और वो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देता था। और बड़े बड़े लोग प्राडो इंटरकूलर टर्बो में बैठे हुए अपनी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देते। फंडामेंटली अनजस्ट है आपका टैक्सेशन का निजाम। एक्सपेंडिचर की साइड के ऊपर अगर आप आ जाए, एक मुल्क जिसमें तकरीबन 30% बच्चा तालीम ही नहीं हासिल कर सकता है, और जैसे मैंने पहले कहा कि प्रोबेबली 1 या 2% के अलावा जेन्युइन अच्छी क्वालिटी तालीम कोई भी हासिल ना कर सकता हो, जहां पे 85 बच्चे 2 साल की उम्र पे पहुंचने से पहले मर जाएं क्योंकि बेसिक न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर की फैसिलिटी उनको अवेलेबल नहीं है। इस रियासत का हर एक्सपेंडिचर हैज टू मेजर अप टू दैट प्रायोरिटी। Is this more important than saving the life of a 1-year-old child? चाहे those fancy prime minister houses and the government houses that we all love, या those intercontinental ballistic missiles in which we invest, या वो 400 अरब रुपए से ज्यादा की सब्सिडी that goes into state-owned enterprises. All of them have to compete against this priority of educating the children of Pakistan and saving the lives of the children of Pakistan. फिर आप दूसरा पहलू अगर आप आए माशी इंसाफ का, that is equality of opportunity. To each according to his need and from each according to his capacity may not be practical, but कम से कम equality of opportunity तो होनी चाहिए। अच्छा, वो हर एक का अपना बैकग्राउंड होता है, therefore you relate more to some things. मेरी तालीम जो है वो यहाँ से करीब ही है, नर्सरी के पास स्कूल था, तालीम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, 1 रुपया महीना मेरी फीस थी। उसको कराची की पार्लांस में पीलिया स्कूल भी बोलते हैं, because for some reason all these government schools have yellow buildings. I don't know what is the logic behind that. उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज चला गया, वहाँ में बहुत फीस थी, 17 रुपए 18 रुपए महीना फीस होती थी। उसके बाद IBM पहुंच के वहाँ तो तबाही थी, सेमेस्टर में 2,500 रुपए। The state of Pakistan and the taxpayers of Pakistan invested in educating Asad Umar, gave him a world-class education. मैं वहाँ से निकला IBS से, and मुझे नौकरी मिली in the biggest, most profitable company in the world at that time, Exxon Corp. और जो मेरी पहली 1.5 महीने की तनख्वाह थी, उसके अंदर मेरी 16 साल की स्कूलिंग की कॉस्ट रिकवर हो गई। अगर आप देखें तो आप बोलेंगे क्या बेवकूफी की इन्वेस्टमेंट है ये, हुकूमत क्या कर रही है? तो ट्रिब्यून ने भी वो छाप दिया है, खान साहब हैज बीन टॉकिंग अबाउट माय कॉम्पनसेशन। अगर आप सिर्फ जो है डायरेक्ट टैक्स, उस पे भी मैं I'll give you a quick comment on that also कि वो कॉम्पनसेशन इतनी बड़ी क्यों छोड़ दी। अगर आप सिर्फ मैंने जो डायरेक्ट अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पिछले साल जमा कराया है वो अगर आप देख लें तो यू विल रियलाइज कि इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा हाई रेट ऑफ रिटर्न की इन्वेस्टमेंट शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी ना की है। और अगर that investment in educating Asad Umar was a good decision, then investing in quality education of every child of Pakistan has to be a fantastic decision.
जैसे वो जिक्र आ गया था, मैं क्विकली उस पर भी बात करता जाऊँ कि वो कॉम्पनसेशन थोड़ी बहुत हला बलू हो रहा है, कुछ भी मैंने एहसान नहीं किया भैया। सिर्फ एक आपके सामने छोटी सी बात बोल जाऊँ, याद रखिएगा, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, तो ज्यादा पैसे की फिक्र ना किया करें, एंड में खाली हाथ ही जाना है। मेरिट बेस्ड सोसाइटी बनानी है आपको एक माशरा पैदा करना है जहां आपको तालीमी मौके, आपको नौकरी की जो मौके हैं वो इस बुनियाद पर ना मिले कि आप किस बाप के बेटे हैं, क्या जुबान बोलने वाले हैं, किस सोशल तबके से आपका ताल्लुक है, किस बरादरी के हैं, किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान के हर बच्चे को बराबर और यकसां मौके फराहम करें। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कैपिटल, इनोवेशन बेस्ड सोसाइटी, जरा सी टेक्निकल बात है, लेकिन हमारा जो इस वक्त इकोनॉमी का निजाम है, इट इज रिग्ड इन फेवर ऑफ रेंट सीकिंग बिहेवियर। आई नो बड़े अच्छे बिजनेसेस भी हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट फंडामेंटली रेट ऑफ रिटर्न इज मच हायर कि आप इस्लामाबाद के चक्कर लगाएं और फाइनेंस मिनिस्ट्री और क्यू ब्लॉक और ये सारी मिनिस्ट्रियों के, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के चक्कर लगाते रहें और वहां रिलेशन बिल्ड करें, रादर देन आप इनोवेशन करें, क्रिएटिविटी करें। We have to democratize capital। इस मुल्क के अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा हुनर है, जिसके पास सबसे अच्छे आइडियाज हैं, उसके पास कैपिटल नहीं है, और कैपिटल उसके पास है जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। And again there are very these are not esoteric concepts, there are very specific concrete solutions to each one of these। Farooq Khan पीछे खड़े हुए, he'll tell you all about what venture capital can do and the value that it can create। Then in terms of economic policy, two quick aspects of it. One, growth strategies cannot be blind. The same 7% GDP growth can be pro-poor growth, or it can be growth which favors the rich. The economic growth strategies cannot ignore what impact it has on every segment of society. It cannot just be at the monetary aggregate level. It has to be inclusive growth, inclusive not just at income levels, but inclusive in terms of geographic spread. नवाब शाह और खुजदार और लकी मरवत को भी उतना ही हिस्सा मिले उस अपॉर्चुनिटी के अंदर और ग्रोथ के अंदर जितना कराची और लाहौर और इस्लामाबाद को मिलता है। आखिरी एस्पेक्ट जो कंट्रोवर्शियल है, मैंने कई लोगों से, पीटीआई के लोगों से इसके बारे में क्रिटिसिज्म सुना है, सोशल प्रोटेक्शन के, सोशल प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए, हैंड आउट है। इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत की जो हालत है और जितनी शदीद तंगी फेस कर रहा है पाकिस्तान का गरीब आदमी, आप उसको ये कहकर नहीं छोड़ सकते कि हम तालीम में इन्वेस्ट करेंगे और बेहतर मौके देंगे और आज से 40 साल के बाद या 15 साल के बाद या इवन 10 साल के बाद जो आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, वो भी करने हैं। हमने लोगों को हैंड आउट पे नहीं रखना, लेकिन आज जो मुसीबत का शिकार है, जिसको इन्फ्लेशन अफराते ज़र के अंदर टेस्ट किया है, जो जॉबलेसनेस की वजह से दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसको आपने आज सपोर्ट करना है। सोशल प्रोटेक्शन मस्ट नॉट ओनली बी कंटिन्यूड, द नेट मस्ट बी ब्रॉडेंड एंड वी मस्ट डिवोट अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द टोटल रिसोर्सेज ऑफ स्टेट इन सपोर्टिंग दोज हु आर मोस्ट वल्नरेबल। Political and social justice. Again, I'll go to two different aspects of it. One is devolution of power. जितनी centralization आप बढ़ाते चले जाएंगे, उतना elite capture मजबूत होता चला जाएगा। Pakistan is an extremely centralized state. 18th Amendment से progress हुई है. We have moved in the right direction. It is just one step in the right direction. Because अगर ताकत जो है वो इस्लामाबाद से निकल के कराची में आ गई, तो खैरपुर के बच्चे का कोई खास उसकी जिंदगी में असर नहीं पड़ा। अगर ताकत इस्लामाबाद से निकल के लाहौर पे पहुंच गई, तो भक्कड़ के बच्ची की जिंदगी में कोई चेंज नहीं आएगा। We have to devolve power and we have to bring power down to the lowest unit। अशराफिया के हाथ से ताकत निकाल के अवाम के हाथ में देने के लिए it is essential that power is devolved to the lowest unit। जब आप 2.5 लाख या 3 लाख की आबादी की एमपीए की सीट के अंदर इलेक्शन लड़ने जाते हैं, जो आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, वो सिर्फ एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर अफोर्ड कर सकता है। जब इलेक्शन 1000 लोगों के गांव में हो और सिर्फ उनके साथ हो जिनके साथ आपकी सारी जिंदगी गुजरी हो, पावर और असर का इम्पैक्ट जो है वो ड्रामेटिकली डाइल्यूट हो जाता है।
I don't know how many of you have seen the draft policy which has been issued, local governance के ऊपर PTI की. It is a dramatic, revolutionary policy. It is the first time a political party has talked about taking power from the centralized heights, the pinnacles of Pakistan's power structure, and handing it to the most common citizen of Pakistan. I would urge you to go read that, critique it, tell us उसमें क्या अच्छाई की जा सकती है. I'm sure उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश होगी. लेकिन trust me, the strongest thing, the single biggest act you can do to strengthen the Federation of Pakistan is by putting in place a devolved political power structure and bringing power. And also ये जो vested interest groups जो इतने strong आपको नजर आते हैं, इनकी जड़ें काटने और इनके power structure को completely demolish करने का तरीका यही है कि devolve कर दें power down to the lowest levels. Second aspect of it, देखिए डेमोक्रेसी का एक हमेशा से जो क्रिटिसिज्म रहा है, एक खतरा रहा है डेमोक्रेसी के अंदर, वो tyranny of the majority है. But in any case, in any society which is worth living, जो एक मौजूद इंसान, modern human being wise for, एक माशरा ऐसा हो जिसमें उसका कमजोर तरीन तबका जो है उसको लिए रियासत खड़ी हो. ताकतवर को किसी निज़ाम में भी उसको अपॉर्चुनिटीज भी मुयस्सर हैं, उसके पास सेफ्टी भी है. एक मॉडर्न सोसाइटी के अंदर टेस्ट ही यही है कि वाकई मौजूद सोसाइटी है या नहीं जब उसका कमजोर तरीन हिस्सा जो है उसके लिए रियासत खड़ी हो. पाकिस्तान में तमाम दुनिया के अंदर है. This is a man's world, has been, and it seems unfortunately will continue to be for a while. And therefore the women of Pakistan clearly need the state to stand up for it and for her rights and help her empower and become stronger.